आइए, तो कल मैंने आप लोगों को जो सेंट्रल अमेरिकन देश याद कराए थे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपके दिमाग ने उन्हें कितना याद रखा। और दूसरा मैंने जो आपको याद कराए थे पर्वतों के नाम, वो याद कर लेते हैं। थोड़ा सा एक बार देखते हैं फटाफट कितना याद रहा, जल्दी जल्दी बताते जाइए। हाँ भाई, यहां पर सबसे पहले एक देश था, ये वाला जो देश था इसका नाम क्या था? बेलीज। याद आ रहा है? ठीक है। बेलीज लेने के लिए कहां गए थे? मॉल में गए थे, ग्वाटे मॉल में। ठीक है। मॉल में जब नहीं मिली तो उन्होंने क्या कहा? एक सिल्वा दो, एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर वाले ने कहा कि सर अभी तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, सिल्वा ने कहां भेजूं? तो बोले होंडुरास भेज दे। कहां भेज दे? होंडुरास। होंडुरास भेजना पड़ेगा, लेकिन होंडुरास के साथ वो जाएगा कहां? गोवा, निकारागुआ। जब गोवा में जाएगा तो गोवा पे कहां जाएगा? कोस्टा रिका में। लेकिन अचानक मैडम जी को क्या याद आया कि बेलीज पहन करके भी देखनी थी, पनामा। हाँ भाई, ट्रिक्स याद रखना आसान हुआ, चीजें ध्यान हो गई। ठीक है, अब आ जाओ इधर। इधर की तरफ एक पहाड़ी थी, नाम था उसका ब्रुक्स रेंज। ठीक है। अलास्का पर्वत, माउंट मैकेंजी। इधर से चलिए, रॉकी भाई। हाँ भाई, रॉकी भाई ने क्या किया? कोस्टल रेंज। फिर यहां पर रॉकी भाई ने किसी से कुछ वादा किया था। किससे किया था? सियरा नवेदा। क्या वादा किया था? कि तुम जब मद्रास आओगे, सियरा मद्रास, तो मैं तुम्हें एप्पल खिलाऊंगा। ठीक है। शेर से वादा किया था, सियरा नवेदा, सियरा मदरेसा, एप्पल खिलाऊंगा, एप्लेशियन। एप्पल खिलाने के बाद में उसने सरेंडर कर दिया, सॉरी सर मैं शेर हूं, एप्पल नहीं खाता, मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम। शील्ड, कैनेडियन शील्ड। उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां के कुछ प्रमुख डेजर्ट्स याद करने हैं, नॉर्थ अमेरिका के, जो यहां की मतलब पहचान है, विशिष्ट पहचान है। हाँ जी, देखिए जिस तरह से भारत के मैप को अगर आप देखेंगे, तो भारत के मैप के अंदर आपको गंगा जमुना के मैदान दिखाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी ग्रेट प्लेन्स हैं। ग्रेट प्लेन्स का मतलब हुआ कि यहां पर कृषि की जाती है ना, जहां पे खेती बाड़ी ज्यादा अच्छे से की जाती है, तो ये तो ग्रेट प्लेन्स है। ग्रेट प्लेन्स कोई डेजर्ट नहीं है, ये बताने के लिए है सिंबॉलिक तरीके से। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर ब्रुक्स ब्रुक्स रेंज देखी है, हमने अलास्कन रेंज देखी है, हमने यहाँ पर रॉकी माउंटेन देखा है, यहाँ पर हमने कोस्टल रेंज देखी है, सियरा नवेदा देखा है, इधर सियरा मेदेरेसा देखा है। अगर आपको लगभग कुछ याद आ रहा हो तो आपको ये याद आने लगेगा कि इन पर्वत श्रृंखलाओं के ऑलमोस्ट बीच में डेजर्ट जैसी संरचना है। अगर आपको थोड़ा भी, हाँ भाई, क्या आ रहा है? यहां पर डेजर्ट जैसी संरचना है ना। अब ये जो डेजर्ट जैसी संरचना है ना, इसके पीछे अगर ज्योग्राफिकल रीजन जानेंगे आप, तो जैसे इंडिया में अगर आप कभी दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, इधर देखें आप, ये अपने इंडिया का वेस्टर्न रेंज है।
वेस्टर्न रेंज। भारत में मानसून साउथ वेस्ट मानसून आता है, यानी साउथ से और वेस्ट से। वेस्टर्न रेंज के कारण वो मानसून इस पर्वत को या फिर वेस्टर्न रेंज को क्रॉस करके इस तरफ बारिश नहीं कर पाता, क्योंकि सारी बारिश वेस्टर्न रेंज रोक लेता है। इस कारण से इस क्षेत्र के अंदर सूखा पड़ता है। इवन दो ये क्षेत्र साउथ में है, इवन दो इसी तरफ से मानसून आता है, इसके बावजूद भी ये क्षेत्र सूखा रह जाता है। भारत के दक्षिणतम राज्यों में तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से, कर्नाटका के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जो कि वेस्टर्न रेंज की छाया क्षेत्र में आते हैं, वहां बारिश नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है दैट इज वेस्टर्न रेंज, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब हुआ यहां पर बारिश की शैडो रह गई, बारिश नहीं आई। वृष्टि छाया क्षेत्र में चूंकि बारिश नहीं होती, इसलिए इनमें से बहुत से क्षेत्र जैसे मराठवाड़ा, जैसे तेलंगाना के भी काफी सारे हिस्से, उन क्षेत्रों में राजस्थान के बराबर बारिश होती है, यानी 25 से 50 सेंटीमीटर। इवन कुछ क्षेत्रों में तो बारिश 25 सेंटीमीटर भी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि यहां पर पर्वत की वजह से बारिश नहीं पहुंच पा रही है। तो जो राजस्थान में बारिश में हम समझते हैं राजस्थान में रेगिस्तान है, वैसा रेगिस्तान इधर भी है, लेकिन पथरीला है, बारिश की कमी है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। विदर्भ रीजन जैसे, बिल्कुल आपने सही कहा, महाराष्ट्र का मानसी, यानी साउथ वेस्ट मानसून के साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है वेस्टर्न रेंजेस वाला, जिस प्रकार से ये भारत के अंदर सूखा के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल अंकित, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला इसी साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल है, इस कारण से दूसरी तरफ बारिश नहीं होती। लेकिन अगर आप वेस्टर्न रेंज को देखें तो जहां से वेस्टर्न रेंज पर साउथ वेस्ट मानसून टकराता है, फिर चाहे वो गोवा हो, चाहे मतलब गोवा, कोंकण रेंज वगैरह, केरला, जो कोस्टल एरिया है वहां खूब बारिश होती है। एग्जैक्टली कुछ यहां पर भी है। यहां पर कोस्टल रेंजेस हैं। कोस्टल रेंजेस में नाम सियरा नवेदा, कैस्केड रेंज, सियरा मदरसा, ये रॉकी माउंटेन है ना, एपलेशियन माउंटेन। इनके कारण क्या होता है कि जो इधर से उठा हुआ, क्योंकि इनके भी साउथ वेस्ट मानसून इधर की तरफ से आना चाहिए, तो इनके तरफ क्या होता है कि इनके इस क्षेत्र में बारिश नहीं पहुंच पाती। एक तरफ रॉकी माउंटेन और एक तरफ ये, तो एक तरह का प्लेट्यू क्षेत्र होता है जिसमें बारिश नहीं आती। एक बच्चा कह रहा है इन क्षेत्रों में तो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र भी बारिश कर सकता है इंडिया के केस में। बेटा जब मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा बारिश के लिए जिम्मेदार क्या होता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून उस दिशा में जाता है, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। वो तो वहां से वापस क्या है कि थोड़ा पहाड़ों से टकरा के हल्का सा अंदर घुसता है। पूरे भारत में, अधिकांश भारत में साउथ वेस्ट मानसून ही बारिश करता है, अरब सागर वाला। ठीक है, हाँ। एक हाइपोथेटिकल बात है कि अगर अरावली खत्म हो जाए तब हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि अरावली पैरेलल है बेटा। अरावली परपेंडिकुलर हो जाए तो बारिश हो सकती है। जैसे किसी ने पूछा कि सर वेस्टर्न रेंजेस को अगर काट दिया जाए तो बारिश हो सकती है क्या? हाँ, हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर काट दोगे तो बिल्कुल बारिश आ जाएगी। ठीक है, इसी कारण से अगर आपने मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश देखी है तो उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि जो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस हैं वो ऐसी जगह छोड़ देती हैं। अब मैं वो हालांकि उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, जबरदस्ती आपको आगे ले जा रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता देता हूं फटाक से, नहीं तो फिर आप चले जाएंगे। देखिए वेस्टर्न रेंजेस यहां हो गई थी, यहां सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस हो गई, तो साउथ वेस्ट मानसून जब आता है ना
तो वो इन पहाड़ों के पैरेलल पैरेलल ये अंदर एंट्री कर जाता है और फिर जाके मध्य प्रदेश में बारिश होती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें बारिश होने के पीछे सतपुड़ा और विंध्या का समानांतर होना है साउथ वेस्ट मानसून के। ठीक है, एक बालक है जो कह रहा है कि आवाज में दिक्कत आ रही है, एक बार बता दो भाई। अगर दिक्कत नहीं आ रही है तब तो यस करिए, दिक्कत आ रही है मतलब आवाज सही से सुनाई दे रही है ना। मैंने पोल गलत क्रिएट कर दिया आप लोगों से, बताइए क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? एक बार बता दीजिए, क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? 97 बच्चों को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ क्या हुआ कि इस क्षेत्र के अंदर ये वाला जो क्षेत्र मैंने आपको बताया, यहां पर क्यों डेजर्ट बना ये मैंने आपको बताया। मैं हालांकि कोशिश करूंगा कि हर कॉन्टिनेंट के डेजर्ट की कोई ना कोई कहानी आपको बताऊं, क्योंकि डेजर्ट की अपनी एक कहानी होती है। डेजर्ट बड़ी मतलब तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण बनता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा बहुत तो रिलेटेबल चीजें याद रह जाएंगी। अब हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एक डेजर्ट है जिसका नाम है मोजाव डेजर्ट। डेजर्ट का नाम मोजाव डेजर्ट, सोनारन डेजर्ट, मोजाव के जस्ट दक्षिणी भाग में। मोजाव के पूर्वी भाग में कोलोराडो प्लेट्यू। अच्छा, और कोलोराडो प्लेट्यू से दक्षिण की तरफ चिझुजुआन डेजर्ट। अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो कोलोराडो प्लेट्यू है ना, ये कोलोराडो प्लेट्यू नॉर्थ अमेरिका में काफी फेमस जगह है। काफी फेमस जगह है क्यों? क्योंकि ये जो जगह है यहां पर ग्रेट कैनियन पाई जाती है, यानी यहां पर गहरीले, जैसे भारत में चंबल खांच छोड़ती है, वैसे कोलोराडो प्लेट्यू के अंदर कोलोराडो रिवर जब बहती है तो अपने गहरे गड्ढे बनाती है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चंबल नदी जब बहती है तब वो अपने द्वारा टोपोग्राफी के अंदर बहुत सारा बैरन लैंड क्रिएट करती है, बेडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है, जिन्हें आप बीहड़ के नाम से जानते हैं चंबल के केस में। कोलोराडो रिवर और चंबल ये दोनों एक जैसी ही स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्लियर करती हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं ताकि ये दिमाग में आपके रह जाएं। ठीक है, वेट करिए। अब देखो आप, मैं दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इन दोनों तस्वीरों को देख करके आप जरा अंदाजा लगाइएगा। ये तस्वीर दिख रही होगी, विजिबल हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ये जो नदी दिख रही है आपको, दिस इज कोलोराडो रिवर। ठीक है, कोलोराडो रिवर, ये जो ऊपर प्लेट्यू जैसी संरचना दिख रही है, पठार जैसी संरचना, इसके बीच में से बह रही है और बह करके यूं बहते 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 फिर यूं टर्न मार गई
इसे देख के ऐसा लगता है कि इसने पूरे पठारी क्षेत्र को अपने द्वारा काट दिया है। इसने पूरी पठारी क्षेत्र को अपने द्वारा काट दिया है। देखो, ठीक है, तस्वीर देख ली। अब ये तस्वीर देखिए, ये राजस्थान के अंदर कोटा में चंबल रिवर का फ्रंट है। दोनों में समानता देखी आपने। ये प्लेट्यू क्षेत्र है, अगर आप इस क्षेत्र को देख पा रहे हैं। शायद आपको ये छोटा सा टापू लग रहा हो, इसलिए मैं इसका एक फोटो और दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको ये लगे कि ये कितनी ऊंची जगह है। इसकी गहराई का अंदाजा आपको तब लगेगा जब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। अब देखना, मैं आपको ऊपर से इमेज दिखाता हूं, तब सब क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। अब देखो, अब चंबल रिवर क्लियर हो रही है आपको। ये चंबल रिवर है। अब समझ में आ गया? क्लियर? ये जो एरिया है ना, ये मतलब ऊपर से लिया गया फोटो है। आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से नदी ने, ऐसा लग रहा है कि नदी ने निकलने के लिए इस पहाड़ी क्षेत्र को, इस पठारी क्षेत्र को काट दिया खुद से। ये मैनमेड नहीं है, समझे? इस रिवर ने खुद से इसको काटा है। रिवराइन टोपोग्राफी हो गई है, बेडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, चलिए। एनीवे, मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई, तो ताकि आपके दिमाग में कोलोराडो प्लेट्यू की एक इमेज क्रिएट हो जाए। ठीक है अरविंद बेटा, प्रकृति है, कहां से क्या निकल पाएगी ये तो मुझे भी नहीं पता, है ना? हाँ, अपर्दन के कारण, बिल्कुल बेटा। कोलोराडो हो गया। मेरा जो इंटेंशन है वो आपको उस मुद्दे पर बहस कराना नहीं है। मैं आपको केवल, जिस तरह से मैंने आपको एल सेल्वाडोर बताया तो कहा कि क्रिप्टो करेंसी मिलती है, ऐसे अब कोलोराडो प्लेट्यू मैंने आपके दिमाग में छाप दिया है। अब कुछ भी होगा, चाहे कुछ याद ना रहे, आपको कोलोराडो प्लेट्यू जरूर याद रहेगा, अमेरिका का। ठीक है, ऐसे ही मोजाओ में, मोजे में सोना जो है वो दौड़ रही है। किसमें? कोई तो जूते पहन के दौड़ता है, कोई मोजा पहन के दौड़ रहा है, और वो कौन है? सोना है किसी की। तो मोजा में सोना दौड़ रही है, और पीछे से चीनू जो है वो जान जान कह के चिल्ला रहा है। देखो, चीजो जुआन, चीजो जुआन। ठीक है, मोजे में सोना दौड़ रही है, और पीछे से चीनू जो है वो जान जान कह के चिल्ला रहा है। ठीक है, मोजे में सोना दौड़ रही है, पीछे से चीनू जान जान कह के चिल्ला रहा है। कोलोराडो हो चुका है, तो आपको उम्मीद है कि 4 प्रमुख डेजर्ट याद हो चुके होंगे। अब याद कराने की जरूरत नहीं है, सॉरी मैंने दे रखी है, वो आप खुद से पढ़िएगा। हाँ जी, अब हम लेके चलते हैं आपको अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, प्रमुख झीलें नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये 5, जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है।
ग्रेट लेक्स बहुत खास हैं। क्यों खास हैं? क्योंकि ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। इनमें से केवल एक लेक ऐसी है 5 लेक में से जो केवल अमेरिका में है। बाकी 4 लेक पूरी तरह से अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बटी हुई हैं। कैसे बटी हुई हैं? इस प्रकार से देख लीजिए। इन लेक्स के नाम, जैसे आपने यहां कनाडा देख लिया, यहां यूएस देख लिया, ये रही लेक सुपीरियर। मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी लेक कही जाती है, यानी फ्रेश वाटर लेक। लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर से पानी जो निकल रहा है या कनेक्टेड है, वो एक तरफ मिशिगन लेक से कनेक्टेड है, तो दूसरी तरफ ह्यूरॉन लेक से कनेक्टेड है। तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन। लेक मिशिगन किसी भी प्रकार से बॉर्डर नहीं बनाती है, मतलब कनाडा और अमेरिका के बीच बॉर्डर नहीं बनाती है। बॉर्डर से मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से। अगर आपने ये वाली रेड लाइन देखी, ये जो खिंच रही है, ये असल में कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर को दर्शाती है। क्लियर? हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, तो लेक सुपीरियर समझ में आ गया आपको? ये भी बटा हुआ है यूएस और कनाडा के बीच में। हाँ जी, मितेश पूछ रहे हैं सर लेक का कोई डेफिनेशन होता है क्या? लेक लैंडलॉक होती हैं, औरों से कनेक्ट नहीं होती हैं। लेक लैंडलॉक होती हैं, औरों से कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक आयरे, लेक ओंटारियो। अब याद कैसे रखें? चूंकि 5 लेक हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, तो लोगों ने इन्हें याद कर रखा है होम्स के नाम से। अब होम्स के नाम से याद रखने वाले लोगों की मुसीबत क्या है कि वो सीक्वेंस में नहीं बता पाते। मतलब होम्स क्यों याद करा है, पहले तो वो तरीका समझ लेते हैं। इधर देखिए नितेश, बेटा कनेक्ट दिखा रहा है एक दूसरे से, समुद्र से नहीं, सी से कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है ना। ओंटारियो को समुद्र से कनेक्ट करने के लिए सीवे बना रखा है, सेंट लॉरेंस सीवे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर आयरे, S फॉर सुपीरियर। ठीक है, यानी कि होम्स नाम से 5 को याद तो किया जा सकता है। याद असल में सीक्वेंस रखना होता है। परीक्षा में वो कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है। आपको 5 नाम इससे याद रह जाएं, बहुत ही अच्छा है, बहुत से बच्चे याद रखते हैं, लेकिन आप कृपया करके ये वाला सीक्वेंस भी याद रखें, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरे और ओंटारियो। यानी आपको ये भी पता हो कि कौन सी के बाद कौन सी है, यानी कि 5 लेक दे दी जाए तो कौन सी लेक कहां है, ये आपको पता हो। बबीता को पहले तो वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी, अब सेशन बफर कर रहा है। बबीता, बजाय यहां लिखकर भेजने के आप अपना नेट चेक कर लो, मैंने आपके सामने पोल कराया है। और दूसरा, जब ऐसा कुछ होता हो तो सभी साथियों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स को चेक कर लिया करो कि सबको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को ही आ रही है ना। तो किसी एक को प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स उसकी इंटरनेट इशू है ना, उसका नेट का प्रॉब्लम है। अब आपके यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम तो मैं सही नहीं कर सकता ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बार देख लें। हाँ जी, अब सीक्वेंस याद करना है तो इसको याद रखने का कोई फनी तरीका निकालना होगा। फनी तरीका क्या है? जैसे सुपीरियर लेक
अब देखिए सुपीरियर को याद करना है आपको, सुपीरियर, सुपीरियर मशीन। अब जैसे क्या है, मेरे घर के आगे सड़क बन रही है ना। अब मेरे घर के आगे सड़क जब बन रही है तो कल क्या हुआ, सुबह की घटना है, जेसीबी वाला अपनी जेसीबी लेकर आया और वो जेसीबी वाला गाना बजाने लगा, है ना। और गाना बहुत तेज, मतलब जेसीबी से ज्यादा गाना तेज चल रहा था। और वो है ना, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, ये गाना काफी हिट हो रहा है इधर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की तरफ। अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, है ना। और तो और इंटरेस्टिंग बात यही खत्म नहीं होती है, अब वहां जिप्सी की जगह जेसीबी चल रही है। हमने कहा ये भी सही है। अब उसका म्यूजिक अंदर आ रहा है, मेरे को देख करके हैरानी तब हुई और मजा हंस हंस के लोटपोट में तब हुआ, मैं हंस हंस के तब लोटपोट हुआ जब मेरी बच्चियां डांस कर रही थी उस गाने पे। जैसे कल अपनी क्लास के अंदर वो जो कचरा वाला जो आया था उसके गाने पे अपन डांस कर रहे थे, ऐसे जेसीबी वाले के गाने पर हमारी बच्चियां घर में डांस कर रही थी, आहा मजा आ गया। ठीक है, तो अब ना इससे हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं, चीजों को रिलेट कर लेते हैं, है ना। तो अब देखो, इधर सुपीरियर, सुपीरियर वाला जो गाड़ी, कोई कोई मशीन लेके आया, कोई व्यक्ति क्या लेकर आया, सुपीरियर मशीन लेकर आया, कोई व्यक्ति रहा होगा, वो सुपीरियर मशीन लेकर आया, और मशीन लेकर आया और वो तेज तेज हॉर्न मारने लगा। रिलेट कर पा रहे हैं अब आप? दोबारा देखो, सुपीरियर मशीन लेकर आया और हॉर्न मारने लगा, ठीक है। हमने कहा, अब एक बच्चा जैसे कि पंकज कह रहा है कि सर आपने उस पर चालान नहीं लगाया क्या, मैंने धमकाया ना, मैंने कहा अरे मानेगा नहीं क्या, तेरा अंत आ रहा है क्या। पॉइंट है, मेरी कहानी से सारा याद हो गया आपको तो। हाँ भाई, याद आ गया। सुपीरियर कोई मशीन ले आया, आकर हॉर्न बजाने लगा, मैंने कहा अरे तेरा अंत आ रहा है क्या, वो मान गया, हो गया खत्म। तो बन गया साहब आपका सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरे और ओंटारियो, अंत आरियो है। रिलेट कर लिया आपने अब? मुझे नहीं लगता कि अब आप में से किसी को कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ जी। अब इसके अलावा कुछ खास लेख और हैं जिन्हें मैं आपको चाहूंगा कि जरूर याद करें। इसमें हालांकि ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट विनीपैग दिखाई हैं। एक मिनट, और एक दो लेख हैं, मैं वो देख लेता हूं, अगर वो मिलती हैं तो बताता हूं। रवीना कह रही है कि मुझे लगा सर तो जेसीबी का किस्सा सुना रहे हैं, है ना, लेकिन मैं तो आपको याद करा रहा था। एक मिनट रुकिए, कनाडा की लेक्स भी हम कर लेते हैं क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है।
अभिजीत पूछ रहा है कि सर लेक का वाटर स्वीटी, समुद्र का वाटर सॉल्टी क्यों है? तो लेक से पूछना पड़ेगा कि तू स्वीटी क्यों है भाई। हाँ बताते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर बताएंगे। आ जाओ। देखो, मैं जितना कम बोलूं ना सेशन उतना अच्छा हो सकता है तुम लोगों का, क्योंकि मैं किसी भी मुद्दे को पकड़ करके उस पर कम से कम 2-4 घंटे बोल सकता हूं, है ना। इसलिए बेहतर है कि मुझे फालतू की चीजों में, अब तुम पूछ लोगे तो मैं जवाब पूरा दे दूंगा और पूरा विस्तृत जवाब दूंगा लास्ट में दूंगा, चिंता मत करो। बिना दिए तो रह नहीं जाएगा ना सवाल पूछने के बाद तो। अब कुछ बालक हैं जो कमेंट बॉक्स को भरे पड़े हैं इस बात से कि सर आप ड्यूटी पे कब जाते हैं। बड़ा सवाल है ये, कि जब देखो तब तो आप क्लास में होते हैं। और उनका जो है ना बड़ा आनंद है इस बात में। और एक बालक है जिसने अपना फोन नंबर लिख दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर, नाम इसका विजय है। देख लो, गौर से देख लो इस बालक को, ये वही है जो कि शौचालय के अंदर, सुलभ शौचालय के अंदर अपने नंबर लिख के आता है। कभी ट्रेन के अंदर अगर आपने यात्रा की हो तो आपने देखा होगा वहां की वॉल्स पे नंबर लिखे होते हैं। तो ये कुछ इसी प्रकार के किरदार होते हैं। हाँ जी, जो जहां देखे वहां नंबर लिख देते हैं। हाँ, ये कल वाले ट्रू लव की तरह कोई ट्रू लव है। हाँ हाँ जी, आइए। कल्पना, थैंक यू बेटा। बोले सर आप, हाँ तो अब सवाल की एक की फ्रिक्वेंसी काफी आ गई है, मैं एक ही बार में आंसर दे देता हूँ, है ना। आप में से बहुत से लोगों का सवाल एक बना हुआ है काफी टाइम से कि सर आप ड्यूटी कब जाते हैं। तो भैया बात ऐसी है, मैं मैक्सिमम टाइम लीव पे रहता हूँ, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो मैं जॉब जो है वो, खैर मैं अभी इसको बारे में अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। बस आप इतना समझ लो कि मुझे पढ़ना पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। पहले भी बहुत सारी जॉब्स मैंने ली हैं, ठीक है। अब ज्यादा इस चीज को मतलब उठा उठा कर पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, पढ़ने पर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम मेरे लिए कभी ना तो पहले मैटर किया है, मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, है ना। विदेश में एडमिशन से लेकर के जाने क्या क्या कर रखा है मैंने, लेकिन मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो इस पे फोकस करो। मैं शायद ही आपके यूट्यूब जगत के उन कुछ एक लोगों में से हूं जो कि बाई चांस नहीं, बाई चॉइस पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर अक्सर वो लोग पढ़ाने आते हैं जिनको नौकरी नहीं मिली होती है। टीचिंग जगत में ही वो लोग आते हैं जिनको नौकरी नहीं मिली होती है या सक्सेस नहीं मिली होती है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे आते हैं जिनके पास सक्सेस भी होती है लेकिन पढ़ाना उनका क्रेज होता है, ठीक है। आ जाओ, अब ज्यादा इस बारे में मतलब चर्चा ना हो, भविष्य में सवाल को दोबारा दोहराव के साथ ना पूछा जाए। आप पढ़ें, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना है और इसमें मुझे दोनों चीजें मिलती हैं, पहचान भी मिलती है और पैसा भी मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखें, ये वाली जो एक लेक आपको दिख रही है, इस लेक का नाम है ग्रेट बियर लेक। अब इसको थोड़ा सा ना सिंसियरली समझ लेना, ध्यान से सुनना। एक है ग्रेट बियर लेक, एक है ग्रेट स्लेव लेक। इधर की तरफ एक लेक है जिसका नाम है अथाबस्का लेक। इधर की तरफ एक लेक है जिसका नाम है विनीपैग लेक। दोबारा सुनिए, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, विनीपैग। याद क्यों रखनी है? असल में ये जो अथाबस्का लेक है, ये जो स्लेव लेक है, ये जो है ना, इसके नीचे यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना किसी कारण से याद करेंगे, आपको याद कराएंगे। मितेश, बिल्कुल ये फ्रिजिड जोन में ही है। और यहां पर नीचे जो है वो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। मोहित पूछ रहा है कि यहां पानी कहां से आता है। बेटा ये पूरा बर्फीला एरिया है, तो वो बर्फ दिख नहीं रही है क्या? फोटोज में बर्फ नहीं दिख रही है तुम्हें?
अरे ये पूरा फ्रिजिड जोन है, कनाडा वगैरह पूरे बर्फ में ही ढके रहते हैं। टेम्परेट से ऊपर एरिया में चले गए ना, आर्कटिक रीजन निकल रहा है इनके बीच में से। देखो ये रहा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक के ऊपर घना बर्फ है। हाँ सुबह में, इसीलिए ये लोग पिज्जा खाते हैं, ठंडी रोटी, जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं क्या खा लिए। हाँ जी, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में बर्फ है। और ये जो बर्फ के अंदर ये जो क्षेत्र है ना, आपको पता होगा, चलो फिर वही छेड़ दिया। यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो पौधे हैं उनकी कटाई होती है, और उनकी कटाई से कागज निर्माण का काम होता है। कागज निर्माण के काम को यहां पर बड़ी मात्रा में किया जाता है। और कागज निर्माण के लिए ये जो पानी है ना, इस पानी के बीच बीच में कुछ कनेक्टिविटी की छोटी छोटी सी लेक, रिवर्स दिख रही होंगी आपको, पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जैसे यहाँ पर एक पीस रिवर दिख रही है, जो कि लोकल रिवर्स होती हैं। जैसे यहाँ पर नेल्सन रिवर दिख रही है ना, ये छोटी मोटी लेक्स हैं। भाई लेक्स है तो बीच में रिवर्स भी होंगी, है ना। तो असल में इन वाली लेक्स में लोग पेड़ों को काट कर डाल देते हैं, पेड़ों को काट कर सर्दी में ही पटक देते हैं। ठीक है, इस उद्योग को कुछ बोलते हैं, प्लम्बरिंग उद्योग नहीं है ये, कागज निर्माण के उद्योग को एक नाम दिया जाता है। मेरे नाम से टिम्बर नहीं है, मैं नाम मिस कर रहा हूं इस पर्टिकुलर। हाँ हाँ, पेलर और पल्प भावना, हाँ, है ना, पल्पिंग उद्योग, पल्पिंग इंडस्ट्रीज, पता नहीं क्या है, मतलब यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मतलब आखिर के गर्मी जब आती है यहाँ पे, तो ये नदियां पिघलती हैं, नदियां भी जमी हुई हैं उनमें डाल दिया जाता है। तो जब ये पिघलती हैं ना, तो फिर वो लकड़ियां बह बह करके स्वयं से तट पर चली आती हैं। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज नदी के तट पर लगी हुई हैं। ऊपर जाकर के काट आए, काट करके नदी में लकड़ी डाल दिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। देखो कागज निर्माण उद्योग को क्या कहते हैं, मैं ढूंढ लेता हूं। आगे की स्लाइड्स में नोट्स हैं। अच्छा मोहित लिखा हुआ है क्या ये सब? हाँ तो देख लेना भाई, मैंने नोट्स पढ़े नहीं है। लंबरिंग उद्योग, यस, ठीक है। मैं जो नोट्स आपको देता हूं मैं खुद पढ़ता नहीं हूं असल में। हाँ, पुष्पा मूवी में सीन देखा है ना आपने, कुछ वैसा सीन असल में कनाडा का है। ठीक है ना। यहां पर जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का और विनीपैग। चार, बियर, स्लेव, विनीपैग और अथाबस्का। अब याद रखने का तरीका क्या होगा? हाँ, निशा ने एक वो बना दिया, एक ग्रेट बियर था, ग्रेट स्लेव था, जिसने अस्थमा था, उसने रेनडियर से इलाज पूछा, उसने कहा विनीपैग जाओ। बहुत बढ़िया निशा, वेरी गुड। अब तुम सीख गई हो करना क्या है। ठीक है ना, तुमने अपनी कहानी बना ली, बहुत बढ़िया। जैसे देखो, निशा ने बनाया एक ग्रेट बियर था, ये रहा बियर। एक ग्रेट स्लेव था, अच्छा, और उसने कहा क्या बोलते हैं, अस्थमा था उसे, तो अस्थमा इन्होंने अथाबस्का से जोड़ दिया। ठीक है। रेंडियर से पूछा, उसने क्या पूछा कि इसका इलाज पूछो, तो उसने कहा कि तुम विनीपैग जाओ। ठीक है। अब देखो, मेरा विभाग शराब का है, ठीक है। वहां पर या तो लोग वाइन का पैग पीते हैं या बियर का पैग पीते हैं। ये तो और ज्यादा आसान हो गया। ठीक है। वहां पर जो स्लेव यानी कि नौकर होता है ना, वो भी अपने आप को ग्रेट ही समझता है यहां पर। और जो स्लेव होता है, वो भी अपने आप को क्या समझता है? ग्रेट। अच्छा, और उसको सब यही कह रहे होते हैं, अरे भाई बस कर यार, ओ महाराज बस कर, बहुत हो गया, अब मत पिए, अठे बस, बस 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 बस।
क्लियर? हाँ भाई, बियर, स्लेव, वाइन पैग, अथा बस का, वाइन का पैग लेकर के भी बस कर, बियर पी के भी स्लेव बस कर। अब याद रह जाएगा, बियर, स्लेव, बसकर, वाइन पैग। जिस तरह से आप याद रख पाए, सबसे इंटरेस्टिंग तरीका यह है कि आप कम से कम मेरा तरीका इजाद जो हमने किया रहे उसको यूज करना सीख रहे हैं। ये मुझे प्राउड फील दे रहा है। कैसे भी याद करिए, सबके अपने तरीके हो सकते हैं। मेरा कोई पेटेंट नहीं है, इसी को याद करने की जरूरत नहीं है कि सर ने ऐसे याद कराया था। जब कुछ ना याद आए तो मेरा तरीका यूज कर लेना खुद के लेवल पर बेटा, लेकिन जरूर तैयारी करना है ना। ठीक है, हाँ भाई, इधर ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज हडसन बे। हडसन बे और लेब्राडोर सी को इधर हडसन स्ट्रेट कनेक्ट करती है। अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो लेब्राडोर सी दिख रहा है आपको, ये लेब्राडोर सी, और इधर देखो आपको एक जगह दिखाई दे रही है न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर। ये क्या है बेटा? अभी जब ना, हालांकि मैं आपके सिलेबस का पार्ट, आपके सिलेबस का मतलब वो यूपीएससी के अंदर आती है करंट्स, मतलब ओशियनिक करंट्स, उसमें एक लेब्राडोर करंट का नाम आता है। वो लेब्राडोर करंट का नाम इसी लेब्राडोर नामक जगह के ऊपर पड़ा है। यहां पर एक गल्फ ऑफ लॉरेंस के पास एक जगह है लेब्राडोर, उसके नाम पर पड़ा है। ठीक है ना? तो मैं केवल आपको रिलेट करा रहा हूं। डेविस स्ट्रेट, उम्मीद है आपको याद होगी, हमने कुछ दिनों पहले जब स्ट्रेट्स पढ़ाई थी तब भी आपसे डिस्कस की थी। और उससे ऊपर है बैफिन बे। ठीक है, ये भी हमने उस समय जब आपको चीजें याद कराई थी तब। तो हडसन बे, हडसन स्ट्रेट, लेब्राडोर सी, डेविस स्ट्रेट। अच्छा, डेविस स्ट्रेट आपको अगर याद आ गई है तो इसी से, डी से ही रिलेटेड एक नाम और है जो कि सबसे व्यस्ततम स्ट्रेट्स के रूप में जानी जाती है, विकास, डोवर स्ट्रेट। ठीक है, हडसन, हडसन स्ट्रेट, लेब्राडोर, डेविस, बैफिन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये पांचों लेक मैंने क्लियर करा दी थी। इधर मैंने आपको दिखा दिया था, इनसे कनेक्टेड सीवेज जो था ना, उसी से कनेक्टेड है सेंट लॉरेंस रिवर। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि सर, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है और लेक का पानी मीठा क्यों होता है? अब थोड़ा सा उस पर लॉजिकल बात कर लेते हैं। आपने ऑलमोस्ट अब पूरी तरह से ये याद कर लिए हैं, है ना? अब कंटेंट पढ़ लेना, इसके बाद में अब हम आपको साउथ अमेरिका पढ़ाएंगे। ठीक है साहब? अब उस पे एक कंसेप्चुअल कंसेप्ट है जो बात कर लेते हैं। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, और सवाल क्या होता है? पहले तो लेक में और सी में क्या अंतर है? बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है, आपसे भी कोई सवाल पूछ सकता है। दूसरा, लेक का पानी मीठा और सी का पानी खारा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि लेक सारी मीठी होती है, पहले तो यही क्लियर कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले ही कंसेप्ट बनाए उससे पहले मैं आपको बता दूं, सारी लेक मीठी नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के जयपुर के नजदीक स्थित सांभर लेक, वो सॉल्ट लेक है, और वहीं से सांभर नमक बनता है। राजस्थान का मैक्सिमम नंबर समझिए वहीं से आता है। इधर उड़ीसा की तरफ चिल्का लेक, चलो वो तो समुद्र के टच में है, लेकिन जो ये लेक्स की बात आप कर रहे हो ना, इनलैंड लेक्स भी सॉल्टी लेक्स हो सकती हैं। लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि सर, लेक और सी में फिर भी ऐसा क्यों होता है? हाँ, जैसे डीडवाना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? हाँ, पता है मुझे, बहुत सारी लेक्स हैं, मैं गिना सकता हूं आपको। लेकिन अब मुसीबत यह है कि फिर भी ऐसा क्यों है कि सी का पानी कभी भी कोई समुद्र ऐसा नहीं मिला। जैसे लेक में तो सर आपने कह दिया खारा भी होता है, मीठा भी होता है, लेकिन सर समुद्र आज तक एक भी ऐसा नहीं मिला जो जो कैसा होता हो, मीठे पानी का होता हो। लेक के तो अंदर मिल गया, लेक मीठी और खारी दोनों मिल जाएंगे, समुद्र क्यों नहीं मिलता सर मीठे पानी का? पहला कारण तो यही है कि पूरे समुद्र दुनिया के आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए सॉल्ट सबके अंदर कनेक्ट होता जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि समुद्र के अंदर जो पानी का सोर्स है, समुद्र में जो पानी का सोर्स है वो असल में रिवर्स है। अब क्वेश्चन बनता है, सर रिवर तो मीठा पानी लाती है, दुनिया में क्या कोई ऐसी रिवर भी है क्या सर जो खारा पानी लेकर आती हो? आप ज्यादा दूर मत जाइए, राजस्थान आ जाइए। राजस्थान की लूनी रिवर खारा पानी लेकर चलती है। ठीक है, आधे रास्ते तक तो मीठा पानी है,
आधे रास्ते बाद उसका पानी खारा हो जाता है, जो कच्छ में जाके गायब होती है। लेकिन फिर भी फिर से एक जर्नलाइज लाइन बोलते हैं हम कि इन जनरल मैक्सिमम, यानी कि मैं 99.99% भी अगर बात करूं तो जो रिवर्स होती हैं वो रिवर्स कैसी होती हैं? वो रिवर्स मीठे पानी की होती हैं। जब वो मीठे पानी की होती हैं तो फिर समुद्र खारा कैसे हो गया? भाई समुद्र के अंदर तो पानी मीठा ही डल रहा है, फिर भी पानी खारा क्यों? अब आखिरी आंसर सुन लीजिए। दुनिया भर से जब नदियां सामान लेकर आती हैं तो नदी का पानी स्थिर नहीं रहता है, नदी का पानी चलता रहता है। समुद्र का पानी स्थिर होता है। आप कहेंगे नहीं सर, ओशन में भी तो करंट्स होती हैं, करंट्स किनारों पर होती हैं, मैक्सिमम पानी स्टिल पानी होता है। सर लहरें तो आती हैं, वो लहरें उसको ऊपर से ही हिलाती हैं, नीचे पानी स्टैटिक होता है। बोले इसका क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक ये हुआ कि इस समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है, यानी वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन होता है से मतलब क्या हुआ? वेपोराइजेशन का मतलब हुआ कि समुद्र के पानी का वेपर बनता है और वेपर में H2O ही वेपर बन के ऊपर जाता है। ध्यान से समझिएगा। अंकित कह रहे हैं फिर कैस्पियन सी में मीठा है क्या? नहीं है बेटा, कैस्पियन सी भी मीठा नहीं है, कैस्पियन सी भी खारा ही है, और कैस्पियन सी नहीं लेक है। ठीक है, बैक वाटर क्या होता है शर्मा बताएंगे, वेट करो बेटा। तो फिलहाल क्या बोल रहे हैं? वेपर बनता है, वेपर H2O का बनता है, मिनरल का नहीं बनता है। ठीक है, H2O का बनता है, मिनरल का नहीं बनता है। इसका क्या मतलब हुआ? पानी ही भाप बन के ऊपर जाता है, नमक नीचे रह जाता है। इस पूरी दुनिया में चाहे नदियों के अंदर पानी का साधन ढूंढे कोई, या फिर पहाड़ों के ऊपर बर्फ का सोर्स ढूंढे कोई, वो सब समुद्र ही तो है। यानी समुद्र की वेपर से ऊपर ऊपर गया H2O ही तो है, जो नदियों में पानी बनकर गिर रहा है, खेतों में बारिश बनकर गिर रहा है, जो पहाड़ों पर बर्फ बनकर गिर रहा है। वो वाटर साइकिल में समुद्र से निकला हुआ पानी ही है। इसका मतलब पानी तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे मिनरल्स को जमीन पर छोड़ जाता है। और वो मिनरल्स चूंकि पूरी दुनिया में जमीन से बह बहकर समुद्र में आते हैं, लेकिन कभी भी समुद्र से बाहर निकल करके अर्थ पर नहीं जाते। समुद्र से मिनरल्स, यानी मिनरल्स में कभी साइकिल पूरा नहीं होता। वाटर का तो साइकिल पूरा होता है, मिनरल्स का साइकिल पूरा नहीं होता। इस वजह से मिनरल्स की कंसंट्रेशन समुद्र में बढ़ जाती है। इस वजह से मिनरल्स की कंसंट्रेशन तो समुद्र में बढ़ जाती है, लेकिन वाटर जो तो बाहर चला गया तो वो तो लेक के अंदर तो मीठा है, या फिर स्नो पर मीठा है, नदी में मीठा है, और समुद्र इस वजह से एक्सेसिव मिनरल इकट्ठे होने की वजह से खारी हो जाती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिए। अर्थ पर मिनरल का साइकिल पूरा नहीं होता है। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा है दिगंबर सर, इसका मतलब सालों पहले समुद्र मीठा होगा? सालों पहले तो कौन जानता है, पेंजी और पैंथालासा जब से अर्थ बनी है तब से है, कितने सालों की बात करें। हाइपोथेटिकल करो तो कुछ भी कर लो। अब कुछ बच्चों ने कुछ सवाल कर दिए, सर कुछ लेक मीठी और कुछ लेक खारी क्यों होती हैं फिर? भाई जब ऐसा है तो लेक के साथ क्या कहानी है? तो इसके पीछे का कारण, जैसे किसी बच्चे ने पूछा लूनी खारी क्यों है या सांभर खारी क्यों है, इसके पीछे बेटा नीचे की चट्टाने हैं जो इनके जस्ट नीचे हैं। कई रॉक्स भी जो हैं वो सॉल्टी रॉक्स होती हैं, है ना। उन रॉक्स के ऊपर से, जैसे राजस्थान के अंदर बालोतरा नामक जगह से जब ये नदी बहती है, अगर मैं सही हूं तो वहां पे जाने के बाद ये नदी खारी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जहां पर सॉल्ट जमीन पर है, सॉल्ट के कारण कई बार नदी में सॉल्ट मेंशन हो जाता है, या फिर
जो रिवर है, वो जो पानी है उसमें सॉल्ट खारा हो जाता है। ठीक है,